नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी, पीजीटी, जेएसएससी, लैब असिस्टेंट और टेक्निकल के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो इससे पहले वीडियो में हम लोग आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स को कर चुका था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी देख चुका था और एटॉमिक ऑर्बिटल के कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने जान लिया था। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो भी बचे हुए पोर्शन है उसको आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंट्रोडक्शन को देख लिया था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में भी जान लिया था और प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में भी जान लिया था। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया गया था ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले आया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो इलेक्ट्रॉन का खोज है वो किया गया था 1897 में भी जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, तो उसी से संबंधित ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले आया था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय विलियम थॉमसन इन 1900। ठीक है, तो ये विलियम थॉमसन के द्वारा 1900 में दिया गया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि विच एटॉमिक मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज डिस्कवर्ड विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897। तो कैथोड रे ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, जिसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर डिस्कवर किया गया था, जिसे इलेक्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका डिस्कवरी जो किया गया था इन 1897 में किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। थॉमसन ने जिस एटॉमिक मॉडल को दिया था उन्होंने उस एटॉमिक मॉडल का कंपेयर किया था किसके साथ? वाटरमेलन के साथ। ठीक है, जिस प्रकार वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है और साथ ही में उसका जो ब्लैक कलर का बीज होता है वो उसमें धसा हुआ होता है, उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि जो एटम है उसी प्रकार का स्फीयर होता है और उसमें जो रेड पार्ट होता है उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं और उसमें जो बीज होते हैं वाटरमेलन में उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर धसे होते हैं। इस प्रकार का मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि वाटरमेलन की तरह स्फीयर शेप का होता है और इसके जो वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट होता है उसी में पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में। ठीक है, और जो वाटरमेलन में आपको बीज देखने को मिलता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर धसे होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल दिया गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा। तो पोस्टुलेट्स को देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा था एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन इट। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे होते हैं। ठीक है, एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिसके कारण जो एटम है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि जो वाटरमेलन का सीड होता है उन्होंने उसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना और रेड पार्ट को क्या माना? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना। ठीक है, इतनी चीजों को आप याद रखेंगे। लेकिन इनके जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया था उनमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ठीक है, और उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया बाद में। तो लिमिटेशंस को पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा लिमिटेशंस थॉमसन एटॉमिक मॉडल से था। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एज वेल एज पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। जो थॉमसन के द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो न्यूक्लियस का जो पोजीशन है उसको बताने में भी फेल्ड हुआ। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने किसी भी प्रकार का स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं कहा था। तो पहला लिमिटेशन तो ये है कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एज वेल एज पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉइल। ठीक है, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट किया था तो ये एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए थे कि स्कैटरिंग
किस प्रकार से हो रहा है, अर्थात कि जब अल्फा पार्टिकल को मेटल फॉयल से गुजारा गया तो उसमें जो स्कैटरिंग देखा गया अल्फा पार्टिकल का, अर्थात अल्फा पार्टिकल का विक्षेपण जो देखा गया वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, किसी प्रकार का एविडेंस उन्होंने नहीं दिया था जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जिसको बाद में रदरफोर्ड ने आकर ओवरकम किया। उन्होंने जब गोल्ड फॉल पर एक्सपेरिमेंट किया तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। हालांकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारे खामियां थे, बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिनके बारे में हम लोग ने पिछले कक्षा में चर्चा की थी। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने सारा चीज़ों को जान लिया। अब जानते हैं कि इस मॉडल से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा इन 1900 में, ठीक है। और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल को जानते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच मॉडल इज कॉल्ड थॉमसन, माफ कीजिएगा, विच मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, तो थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इसे वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, जिसके कारण इसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे उनका जो मेन एस्पेक्ट था कि उन्होंने वाटरमेलन के जो सीड्स को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना था और उसका जो रेड पार्ट था उसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना था। ये चीज़ आप याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके लिमिटेशंस क्या थे? उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेंटर में होता है कि कहाँ पे होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा ही जो एटम है उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना था, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा था और उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में लिमिटेशंस थे, उसी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल को लाया गया था, ठीक है। तो बोर्स मॉडिफाइड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, ठीक है। और उस समय तक मैक्स प्लैंक द्वारा क्वांटम थ्योरी भी दे दिया गया था और उसी क्वांटम थ्योरी के आधार पर बोर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया और कुछ कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। तो उन पोस्टुलेट्स को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट। सिलेक्टेड ऑर्बिट आर दोज ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज और गेन एनर्जी। सच ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं वो सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूमते हुए ना तो एनर्जी गेन करते हैं और ना ही लूज करते हैं। ये चीज़ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इसको बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो डिफाइन है वो किया गया, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट्स है द कंडीशन ऑफ सच ऑर्बिट इज, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किसी ना किसी प्रकार का तो एनर्जी उसमें जरूर होगा। अगर एनर्जी होता है तो कभी ना कभी एनर्जी तो जरूर खत्म होगा और एनर्जी अगर खत्म होगा तो न्यूक्लियस में जाकर के वो घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो उसको रदरफोर्ड ने किसी भी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसे एक्सप्लेन किया गया बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा। तो उन्होंने कहा द कंडीशन ऑफ सच ऑर्बिट इज, इस प्रकार के ऑर्बिट का कंडीशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम MVR जिसको हम लोग कहते हैं दिया n इंटू एच बाई 2 पाई, जहाँ n जो है होल नंबर होगा जो कि दर्शाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट को, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, इसमें दो प्रकार का फोर्स लगता है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की ओर लगता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं जो कि अंदर की ओर लगता है। ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्टेन ऑर्बिट्स में घूम सकता है इजीली, ठीक है।
तीसरा जो पोस्टुलेट है उसे देखते हैं, एनर्जी इमिट्स और एब्जॉर्ब्स ओनली वन क्वांटम ऑफ एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ठीक है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर किए हैं ऑर्बिट्स बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना है तो उसमें एक क्वांटम ऑफ एनर्जी या तो लूज होगा या फिर गेन होगा। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में उन्होंने कहा एनर्जी लॉस्ट और गेन इज इक्वल टू En2 माइनस En1, जहां पे En2 इज इक्वल टू क्या होगा, n2th ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n2th ऑर्बिट, और En1 अर्थात की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 ऑर्बिट। ये चीज उन्होंने कहा एनर्जी के रूप में उन्होंने दिया। ठीक है, और एक चीज उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सच ए स्पीड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जान सकते हैं, उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जान सकते हैं, वेलोसिटी जान सकते हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो बोर्स मॉडल के द्वारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दिया गया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम जैसे कि हम लोग जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं, खास करके पीजीटी के स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर आपको एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है तो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो n है, n क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और z क्या होगा, z एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन उनके बराबर होता है। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट और z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी पता चलता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये डिस्कस करना है हम लोग को, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आयोनाइजेशन एनर्जी डिटेल में पढ़ना है। सिंपली आप जान के रखिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको आयोनाइजेशन कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। उसके बाद वेलोसिटी हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया गया था बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इतने चीज़ आप बोर्स एटॉमिक मॉडल से आप याद रखेंगे, उतना डीपली जाना नहीं है, जेएसएससी का एग्जाम है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं फिर से एक बार कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया गया था नील बोर्स के द्वारा। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद। बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सच ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो ना तो एनर्जी लूज करते हैं और ना ही गेन करते हैं, ये चीज़ उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया n इंटू एच बाई 2π। ठीक है, उन्होंने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है और वो न्यूक्लियस में नहीं समा जाता है। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे घूमते हुए उसका इमिशन ऑफ एनर्जी होगा और वो धीरे धीरे घूमते हुए न्यूक्लियस में समा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा, हमें इसे देखने को मिलता है। एंगुलर मोमेंटम याद रखेंगे, n इंटू एच बाई 2π फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻−34 जूल सेकेंड, ये जो वैल्यू होता है
एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, उसको याद रखेंगे, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी लॉस्ट और गेन इज इक्वल टू En2 माइनस En1 याद रखेंगे, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 ऑर्बिट दे दिया जाएगा और N1 ऑर्बिट का एनर्जी दे दिया जाएगा, आपको फाइंड करने बोल दिया जाएगा एनर्जी लॉस्ट और गेन क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल बन सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और आगे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, इसे याद रखेंगे। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम होता है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में -13.z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अधिक क्वेश्चन इससे बनता है, तो इसे आप याद रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में हम लोगों ने जाना कि वेलोसिटी जो होता है वो 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद, और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर